हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, ऑडिट रिपोर्ट। कहते हैं कि जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है किसी भी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बेसिकली अपॉइंट किया जाता है किस पर्पस के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट सही हैं या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, फेयर पोजीशन बताते हैं या नहीं। ठीक है, तो जब वेरीफाई कर जब पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है, सारा वाउचर से एक ट्रांजेक्शन चेक कर ली कि अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स है या नहीं, या एक्ट्स जो भी आपकी डीड थी जिसके अंतर्गत ऑडिटर को अपॉइंट किया गया था कि इस एक्सटेंट तक उसे ऑडिट करना है, या एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी प्रोविजंस या रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग ऑडिट करना है, तो उसने अपनी डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ कर कर जो भी ऑडिट किया, ठीक है, तो वो अपने बहुत शॉर्ट में क्या करेगा, एक समराइज फॉर्म में जो भी उसने काम किया है वो वो डिस्क्रिप्शन जो है बना कर देगा। उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 143 क्या कहता है कि ऑडिट का सारा काम करने के बाद एक रिपोर्ट इशू करनी होती है। जो भी अकाउंट्स उसने बनाए हैं, ऑडिटर ने जो भी अकाउंट्स चेक किए हैं, वेरीफाई किए हैं, उसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, वो क्या करनी पड़ेंगी, उसे जनरल मीटिंग के अंदर क्या है प्रेजेंट करना होगा। इसलिए पूरे सभी वेरिफिकेशन करने के बाद, ऑडिट करने के बाद, तो वो ये बताएगा, अपनी ऑब्जर्वेशंस बताएगा कि वेरिफिकेशंस की जो भी उन्होंने वेरिफिकेशन की है कि क्या आपके अकाउंट सही हैं या नहीं हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स हैं या नहीं, कहाँ हेर फेर है, और फिर अपने निष्कर्ष कंक्लूजन भी देगा कि हम रिजल्ट पर पहुँचे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है वो ये है, ठीक है, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ये हैं। तो अब ये एक तरीका है ऑडिट रिपोर्ट कि जिससे ऑडिटर जो है अपना ओपिनियन जो है वो बताता है हर साल जो भी उसने वेरीफाई किया होता है। तो जोसेफ लेनकास्टर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है ऑडिट रिपोर्ट की कि रिपोर्ट, भाई सीधी सी बात है, वो है क्या, रिपोर्ट एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कि जो भी सारे तथ्य देखे गए, जो सारे तथ्य इकट्ठे किए गए, ठीक है, और उनके बेसिस के ऊपर क्या है, एक स्पष्ट रूप से क्लियर, कंसाइज, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफ, एक क्या है, आपको एक सूचना, एक इन्फॉर्मेशन दी गई, ठीक है, उन पर्सन्स को जो क्या है आपके, जिनके पास पूरे तथ्य नहीं है, ठीक है, उन पूरे तथ्यों की जिनको रिक्वायरमेंट है उनके लिए ही ऑडिट किया गया था। तो जिन पर्सन्स के पास, दे कुड बी शेयर होल्डर्स, दे कुड बी मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दे कुड बी डायरेक्टर, दे कुड बी ओनर, दे कुड बी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्सेशन अथॉरिटीज़, दे कुड बी एनी लेंडर, तो वो जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, ठीक है, तो उनको जिनके पास संपूर्ण तथ्य नहीं है, तो रिपोर्ट क्या है, एक कलेक्शन है सभी तथ्यों का, ठीक है, तो वो सारे क्या हैं, उन तथ्यों को उस रिपोर्ट्स के अंदर बहुत ही स्पष्ट और सीधे, डायरेक्ट रूप से, कंसाइज और शॉर्ट फॉर्म में वो सारे तथ्य हैं उन लोगों को बताएगी। सारा सब्जेक्ट मैटर उस रिपोर्ट में मेंशन होगा। अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी, मीनिंग पढ़ा, उसके बेसिस पर वही सेम क्या फीचर्स निकल कर आते हैं कि भाई जो भी ऑडिटर ने वेरिफिकेशन किया वो रिपोर्ट उसकी एक समरी है, ठीक है, जो चेक किया। रिपोर्ट क्या देती है, सारे निष्कर्ष देती है कि सारे वेरिफिकेशन करने के बाद भाई उसके पास परिणाम क्या आया, कि भाई ये पोजीशन है, ये एक्चुअल में कैश के बैलेंसेस पड़े हैं, अगर ऊपर नीचे दिखाए गए थे, कैश एम्बेजल हुआ है और सपोज कि कैश की ट्रांजेक्शन इधर उधर की गई हैं, तो ये तथ्य हैं, एक्चुअल में कैश की पोजीशन ये है, ठीक है, तो निष्कर्ष ये निकाल के देता है वो आपका। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑडिटर क्या है, अपने व्यूज़ भी देगा, जब रिपोर्ट देगा तो साथ में अपने कुछ व्यूज़ भी देगा, ओपिनियन भी देगा कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन को किस दिशा में जाना चाहिए, और अपने जो अकाउंट्स मेंटेन कर रही है या इंटरनल चेकिंग हो रही है, और इंटरनली उसे अकाउंट्स मेंटेनेंस किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से ये बचाना चाहिए कि
कि कैश एम्बेजल ना हो, किस तरह से उसे एक विजिलेंस रखना चाहिए, तो वो अपना ओपिनियन भी दे सकता है, अपनी एडवाइस भी दे सकता है। रिपोर्ट प्रॉपरली साइंड होगी, ये पहले भी बताया गया था कि दैट वुड बी अ साइंड डॉक्यूमेंट बाय द ऑडिटर, ठीक है। और हमने बात की थी ना क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, बिल्कुल सही, ठीक है, एक्यूरेट, प्रिसाइज, और बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में नहीं होगी कि भाई सीधी सी बात है 1 पेज की रिपोर्ट है, 1.5 पेज की रिपोर्ट है, बस वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट होगी। तो स्पष्ट रूप से कुछ शब्दों में, कुछ लाइनों में वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ब्यौरा जो है वो शॉर्ट में दे दिया जाएगा और सही ब्यौरा दिया जाएगा। अब रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सभी पर्सन्स, जो भी पार्टीज रिलेटेड हैं ऑर्गेनाइजेशन से और इंटरेस्टेड हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है ना उनका कोई ना कोई तार, तो वो प्रॉपर उनका एक चाहती हैं कि हमें पता चले कि एक्चुअल में एक ट्रांसपेरेंट हमें पिक्चर पता चले कि हाँ वाकई में उसकी एक तस्वीर क्या है अब हमारे सामने। तो मेन पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं रिपोर्ट से जानना चाहती हैं, जो अपने संबंधित आंसर्स कुछ जिनमें वो इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टर, अब ऑब्वियस सी बात है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसे जानना है ना कि मेरी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रहेगी या नहीं रहेगी, और कितना रिटर्न उसके ऊपर जनरेट होगा जिस टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्टमेंट लगा रहा है। तो वो क्या है, तो रिपोर्ट जो होगी, ऑडिट रिपोर्ट, वो हेल्प करेगी, वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ भाई अगर रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि कोई भी कोताही नहीं बरती और जो काम जो चल रहा है, एक्टिविटीज़, कंपनी अफेयर्स सही है, पोजीशन सब सही है, ठीक है, तो वो एक तरह से कॉन्फिडेंट बिल्डअप करेगी किसके माइंड में, आपके इन्वेस्टर के माइंड में, कि ठीक है मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टर फिर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर और इन्वेस्टमेंट करने का भी निर्णय ले पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स, ओनर्स हैं कंपनी के, माने जाते हैं एक्चुअल ओनर्स, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है वो सभी, अब एक्चुअल शेयर होल्डर्स जो होते हैं टोटल, वो इतने विस्तृत होते हैं जोग्राफिकली, इंटरनेशनली, नेशनली, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक तरह से होते हैं। और वो क्या कहते हैं कि अब वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑनर तो हैं, मैनेजमेंट का पार्ट है, निर्णय लेने का के अधिकारी हैं, लेकिन सारे प्रेजेंट तो नहीं हो सकते ना, इसीलिए क्या है, सिलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिनको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स में से ही सिलेक्ट करते हैं, जिनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस वजह से हम कहते हैं कि भाई ओनर वो अलग है, कंपनी अपनी अलग चल रही है, तो हम बोलते हैं ना सेपरेट एंटिटी है कंपनी, बिजनेस, और उसके जो ओनर्स हैं। तो जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, वो ये चाहेंगे कि जो भी डायरेक्टर्स ने काम किया है, ठीक है, वो एक्चुअल में सही रिप्रेजेंट हो शेयर होल्डर्स के सामने उस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो वो रिपोर्ट जो है वो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देगी कि अकाउंट्स वगैरह की, उनकी एक्यूरेसी वगैरह की, भाई सेल्स कितनी हो रही है, आपके खर्चे कितने हो रहे हैं, ठीक है, लोन्स कितने हैं, लोन रीपे कितने किए गए हैं, डेट्स कितनी आ रही है, बैड डेट्स कितनी हैं, ठीक है, और कितना कलेक्शन हो रहा है, लेनदारी कितनी है, देनदारी कितनी है, तो वो प्रॉपर एक्यूरेसी जानना चाहेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है हाँ, वो बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट ये भी बताएगी कि जो आइटम जो है बैलेंस शीट के अंदर वो प्रॉपरली क्या है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की गई है या नहीं की गई, ठीक है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो ये भी सब क्या है, रिपोर्ट से पता चलेगा कि हर चीज़ जो है प्रॉफिट्स या बैलेंस शीट की पोजीशन, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की पोजीशन है वो क्या शो कर रही है, वो रिपोर्ट से ही पता चलेगा। तो ये क्या है आपका, मतलब एक तरह से डायरेक्टर की क्षमता, एक उसकी क्या है, ऑनेस्टी, ईमानदारी के बारे में ही रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन करेगी कि हाँ वाकई जो हमने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर रखे हैं वो ईमानदार है, इसका मतलब हमारा जो पैसा लगा रखा है ना हमने, जो ओनरशिप है वो हमारी सेफ है, कंपनी चलती रहेगी, कोई डूबने वाली नहीं है। डायरेक्टर जो मैनेजमेंट कर रहे हैं ना हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है शेयर होल्डर्स के लिए जो रिपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इसीलिए जब रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को देनी होती है तो ज़रूरी इसलिए होता है कि रेगुलरली ऑडिट कराया जाए, ताकि शेयर होल्डर्स को पता चले कि एक्चुअल में डाटा क्या कहता है उनका वेरिफिकेशन के बाद। डायरेक्टर्स, ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरी है डायरेक्टर्स के लिए कंपनी के कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं
कंपनी में, मतलब उन्हें सारी एक्टिविटीज़ कंपनी के अंदर देखनी होती है। तो उनका मेन काम क्या होता है कि नीतियाँ बनाना, एक कंपनी में क्या नीतियाँ, काम जो है वो नीति के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, काम नीति के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा, कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, और वो किस एक्सटेंट तक उन्होंने अपना काम जो है वो अकॉर्डिंग टू जो डिज़ायर्ड पॉलिसीज़, अकॉर्डिंग टू द नीतियाँ सारे एम्प्लॉयज़ ने काम किया, ईमानदारी से किया या नहीं किया, ठीक है। ये डायरेक्टर्स का मेन काम है चेक करना और ये देखना कि आपका फाइनेंशियल डाटा जो है वो कैसा है, ठीक है, ये भी उनका काम है चेक करना, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी जानना चाहते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अभी लोन दे रखा है एक तरह से, मतलब उनकी क्या है, लेनदारी बनती है ना हमसे, तो जो हमारे लेनदार हैं उनकी मनी सेफ है या नहीं, इसलिए क्रेडिटर्स ऑडिट रिपोर्ट को देखने के लिए बिल्कुल वो क्या है, एक तरह से ऑथराइज्ड हैं कि बिल्कुल उनका अधिकार है कि ऑडिट रिपोर्ट को चेक करें कि भाई उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की, क्या वाकई कंपनी से मनी उनकी सेफ है, वो पे आउट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है, वापस कर पाएगी पैसा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट टाइमली या नहीं कर पाएगी, कहीं पैसा फंस तो नहीं गया हमारा। गवर्नमेंट, इसीलिए ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है। गवर्नमेंट, बिजनेस और गवर्नमेंट जो है बहुत गहरा संबंध है आपस में, क्योंकि किसी भी बिजनेस इंडस्ट्री और जो ये क्या है, अब जो भी काम हो रहा है, हम कहते हैं ना कि जीडीपी बढ़ रही है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो इसके पीछे मेन काम क्या कर रही है, सर्विस इंडस्ट्री, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, तो जो भी कॉरपोरेट है, जो भी इंडस्ट्री है, ये सब क्या है, रोल प्ले करता है कंट्री की ग्रोथ के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। तो अब अगर मान लो कंट्री की कैपिटल इरोड हो रही है, मतलब कि उसकी कंट्री की ही पैसा है ना, ये जो सारा पैसा लगाया जा रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका, तो अगर कंट्री की कैपिटल में इरोजन है, ठीक है, धांधली है, कैपिटल का एम्बेजलमेंट है, छुपाया जा रहा है, गबन किए जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, एक तरह से ये आपकी डिसइनकरेज करेगा इन्वेस्टर्स को, ठीक है, एंड डिस्करेज करेगा इन्वेस्टमेंट्स को और सच इश्यूज, और क्या है आपका, तो ये ऐसे इश्यूज हैं कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, पैसा इरोडेड है, अगर गबन हो रहा है आपका ढंग से, आपके अकाउंट्स जो रिपोर्ट ही यही कहती हैं, ऑडिट रिपोर्ट, कि भाई सही पोजीशन नहीं है पैसे की, तो बहुत से ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इन्वेड करना, पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, फंड करती है गवर्नमेंट कंपनीज़ के अंदर, तो गवर्नमेंट लोन वगैरह देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, एड देती है, ग्रांट देती है, ठीक है, बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज़ को। तो गवर्नमेंट भी तो चाहती है ना कि कंपनी सेफ है या नहीं है, तो ऑडिट रिपोर्ट से ये रिपोर्ट जानना चाहेगी कि जो पूंजी है कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई कंट्री का जो पैसा है, कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन खोखली होती जा रही है, मतलब वो देती जा रही है लेकिन रिटर्न मिल ही नहीं रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, इंडस्ट्रीज है काम करने नहीं, भाई रिटर्न ज़ीरो है, ठीक है, और बस पूंजी का क्या हुआ, इतना से एक जब्त, तो एक पूंजी क्या है, चली गई, किसी ना किसी ने भाई गवर्नमेंट के सरकारी खातों से ले तो लिया, लोन ले तो लिया, पैसा फंडिंग तो ले लिया, लेकिन क्या है उसका यूज़ जो है वो गलत किया है और उसका कोई रिटर्न जनरेट नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, वो ग्रोथ ही नहीं कर रही जीडीपी के अंदर, जो पैसा लिया उससे कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑडिट रिपोर्ट चेक करती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, बीइंग एज एन इंटरेस्टेड पर्सन, एज अ पार्टी, इंटरेस्टेड पार्टी। टैक्सेशन ऑफिसर, अब वो कहते हैं कि डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, सेल टैक्स ऑफिसर हैं, जो क्या है अकाउंट्स जितने ऑडिटेड हैं उनके ऊपर विश्वास करते हैं और निर्णय लेते हैं रिपोर्ट्स के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो ये इट मीन्स कि अब ये रिपोर्ट्स के बेसिस पे उनको पता चलेगा कि भाई प्रॉफिट्स क्या आ रहे हैं, बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो भाई वो देखते हैं कि हाँ टैक्सेशन का अमाउंट, अगर ये जो भी आपकी स्लैब रेट होती है कि उसके अकॉर्डिंग इसका टैक्स का अमाउंट जो है वो क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ठीक है, और क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, सरकारी रेवेन्यू है टैक्स आपका,
ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए, टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए, जानने के लिए कि रिवेन्यू कहीं ऐसा सही रिवेन्यू है। इसलिए आज के टाइम पर ट्रांसपेरेंसी की गई, पैन कार्ड अटैच किया गया, आधार कार्ड अटैच किया गया कि हर पर्सन, हर कंपनी, हर जो है वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के अंडर है। ठीक है। तो कहीं से भी कुछ भी क्या है, आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, वो ट्रांजैक्शन, कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन, उनको एक विजिलेंस के दायरे से ही किया जाता है। तो इसलिए टैक्सेशन ऑफिसर भी इंटरेस्टेड होगा उस रिपोर्ट के लिए। तो नेक्स्ट, हाँ जी, अब क्या आता है कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, कंटेंट्स या सब्जेक्ट मैटर ऑडिट रिपोर्ट का क्या होगा। कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडेड सेक्शन 143 क्या कहता है, कहता है ध्यान में रखना होगा कि जब ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है मेंबर्स को, उसे क्या ध्यान में रखना है कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट है, कि ऑडिट रिपोर्ट जो भी दी जा रही है, वेरिफिकेशन किया गया कि इंफॉर्मेशन जो भी अवेल कराई जा रही है, ठीक है, वो कंपनी के एक्ट के प्रोविजंस और रूल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है। और वो क्या है, पूरा का पूरा क्या है, मतलब क्लैरिफिकेशन उसमें है या नहीं है, ये देखना होगा। ठीक है। प्रॉपरली अकाउंट्स की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए एज पर एक्ट। और ये चेक करना होगा जो रिपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है मेंबर्स को या किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी को, कि बैलेंस शीट और या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्या है, आपका प्रॉपर फेयर पोजीशन शो करते हैं या नहीं करते, फाइनेंशियल पोजीशन एक कंपनी की सही वैल्यू शो करते हैं या नहीं करते, ये चेक करना होगा। नेक्स्ट, ये देखना होगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन जो ऑडिटर को मिली है, जो रिपोर्ट में जिसके बेसिस पे वो निष्कर्ष निकाल रहा है, तो उसे सारी क्या इंफॉर्मेशन मिली है अपनी जो भी रिक्वायर्ड थी। ठीक है। और जिस बिलीफ या जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर उसने ऑडिट किया है, तो क्या वो क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन उसको क्लैरिफिकेशन मिली है, एक्सप्लेनेशंस प्रॉपर मिली हैं या नहीं मिली है, क्योंकि अगर वो सही इन्फॉर्मेशन है तभी वो रिपोर्ट भी सही है। और हाँ जी, उसे ये भी देखना होगा जब वो रिपोर्ट बना रहा है, क्योंकि आगे जानी है इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, कि जितनी भी वेरिफिकेशन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एडिक्वेट नंबर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए था, एज पर कंपनीज एक्ट रिक्वायर्ड था कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हैं, चेक करने पड़ते हैं, तो ये क्या कंपनी प्रॉपरली मेंटेन कर रही थी या नहीं कर रही थी। ठीक है। और इन ब्रांचेस से प्रॉपरली जो है वो डिटेल्स निकलवाई गई या नहीं निकलवाई गई। ठीक है। और क्या है, वेरीफाई की गई या नहीं की गई, जितनी डिफरेंट ब्रांचेस से जो काम हो रहा है वो वेरीफाई किया गया या नहीं किया गया। और जो ब्रांच अकाउंट की रिपोर्ट्स थी जो ऑडिट की गई हैं, अपार्ट फ्रॉम द कंपनी, ऑडिटर को जो भेजी गई थी, हाउ ही हैज यूटिलाइज द रिपोर्ट वाइल प्रिपेयरिंग हिज ऑन ऑडिट रिपोर्ट, कि भाई अगर किसी ब्रांच के अकाउंट्स की रिपोर्ट जो भी किसी कंपनी के किसी ऑडिटर ने या किसी और द्वारा ऑडिट की गई थी, तो ऑडिटर को ये जो सेंड की गई थी, तो उसे ये भी देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट जो बनाई गई थी वो कैसे यूज़ की गई। ठीक है। और कैसे यूटिलाइज की गई अपनी खुद की ऑडिट रिपोर्ट बनाने में। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, कंपनीज के बुक ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं बनाएगा, ये देखना होगा। ऑडिटर का कोई शक वगैरह तो नहीं है ना इन पॉइंट्स के ऊपर, उसे ये देखना पड़ेगा कि दैट ही शुड स्टेट द सेम एंड ऑल्सो द रीजंस फॉर द सस्पिशन, कि अगर कोई शक है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है और या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाए गए, बैलेंस शीट्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाए गए, या लेजर में गड़बड़ी है, अगर कोई भी सस्पिशन है किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो सस्पिशन का रीज़न भी क्या है उससे बताना होगा उस रिपोर्ट के अंदर। और अगर उसके ओपिनियन में, उसकी राय में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं, कंप्लाई विद करती हैं या नहीं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट कहता है कि डिस्क्लोजर ऑफ एवरीथिंग, तो क्या हर डिस्क्लोज की गई है या नहीं की गई है। ठीक है। वेदर कोई भी डायरेक्टर जो है, क्या कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज एन डायरेक्टर अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 164, कुछ क्वालिफिकेशन दी जाती हैं कि डायरेक्टर होने की, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई किया गया हो
आपका अपॉइंटेड एज एन डायरेक्टर, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाइड तो कोई पर्सन डायरेक्टर नहीं है, ये तो देखना पड़ेगा। तो कोई डिस्क्वालीफाइड है ये मेंशन करना पड़ेगा उसको, रहा हो पीछे कहीं। कंपनी के पास एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है कि इंटरनली किस हिसाब से वो क्या है अकाउंट्स मेंटेन करते, किस हिसाब से फाइनेंशियल कंट्रोल उसने बना रखा है। और ये देखना पड़ेगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है कंपनी के काम के ऊपर, तो उसके ऊपर ऑडिटर के क्या ऑब्जर्वेशन या क्या कमेंट्स हैं ये भी क्या है रिपोर्ट में शो करना पड़ेगा उन मुद्दों के बारे में कि भाई ऑब्वियसली बात है कंपनी की फंक्शनिंग के ऊपर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो रिपोर्ट में आपका जो ऑडिटर है वो ये शो करेगा ना भाई ये चीज़ें क्या है, इस इफेक्ट को नेगेटिव इम्पैक्ट को ऐसे कम किया जा सकता है और ये हमने ध्यान दिया, ये ऑब्जर्वेशन हमने नोट की हैं कि भाई ये प्रपोर्शन सही नहीं है, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है, मतलब कंसल्ट करते हुए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जनरल या स्पेशल ऑर्डर पारित करके डायरेक्टली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज, जो भी ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो क्या है कि ऑडिटर्स की रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑन सच मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन, कि वो स्पेशल ऑर्डर के ऊपर सरकार जो है वो किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर वो क्या है ऑडिटर से रिपोर्ट में ये एक स्टेटमेंट मांग सकती है जो भी उसे मैटर कंसर्न जो है इम्पॉर्टेंट लगता है, ठीक है, तो वो ये क्या है वो स्टेटमेंट मांग सकती है कि इस बारे में आप ज़्यादा निष्कर्ष दें, हमें सब्जेक्ट मैटर बताएं। एज पर सेक्शन 143 कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास अधिकार है कि वो ऑर्डर दे सकते हैं एंड ऑर्डर डायरेक्टिंग द ऑडिटर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, की गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर्स को ये ऑर्डर कैग दे सकता है कि सर्टेन पॉइंट्स इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको मेंशन करने हैं। सेक्शन 129 जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो है कंपनी के, वो सारे नोट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो भी सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिनके अंदर है। तो ये ज़रूरी है आपका कि बैलेंस शीट और P&L के साथ सारे ऐसे नोट्स और डॉक्यूमेंट्स लगे होने चाहिए जो भी ज़रूरी है, मैंडेटरी हैं, एसेंशियल हैं, ठीक है, उनको लगाना। सेक्शन 145 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो अपॉइंट हुआ है ऑडिटर के रूप में या एज पर सेक्शन 141 में अ फर्म हैज़ अपॉइंटेड देन any partner participating in India can sign the audit report or any other document certifying no person can sign। वो क्या कहता है कि 145 के अंदर सिर्फ जो पर्सन अपॉइंट हुआ है ऑडिटर के रूप में सिर्फ वही सर्टिफाई कर सकता है या साइन कर सकता है उस डॉक्यूमेंट को, और अगर सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग अपॉइंट हुआ है कोई पर्सन देन एनी पार्टनर पार्टिसिपेटिंग इन इंडिया, तो कोई आपका कुछ इसमें क्लॉज होगा कि पार्टिसिपेटिंग पार्टनर है वहाँ पर, तो उसके बिहाफ पर वो नहीं है ऑडिटर, तो उसके बिहाफ पर पार्टनर पार्टिसिपेटिंग इन इंडिया एज इन द कॉम्पिटेंसी ऑफ बीइंग एन ऑडिटर वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है या किसी और डॉक्यूमेंट को और सर्टिफाई कर सकता है, उनके बजाय कोई और पर्सन साइन नहीं कर सकता। इधर 145 के अकॉर्डिंग जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, नहीं तो 145 के अकॉर्डिंग जो एज अ पार्टिसिपेटिंग पार्टनर इन इंडिया अपॉइंट हुआ है बीइंग इन द पोजीशन ऑफ एन एडिशनल ऑडिटर, ठीक है, तो वो साइन कर सकते हैं, सर्टिफाइड कर सकते हैं। क्या ये चेक करना होगा वेदर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर्स ने इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट डेट के बाद या ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले क्या ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन किसी अबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस की ली है या नहीं ली है, तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट वगैरह हुआ है तो उसकी रिपोर्ट क्या उसके पास इंफॉर्मेशन वगैरह आई है या नहीं आई है, ये भी उसे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी मेंटेन, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि कोई अबनॉर्मल प्रॉफिट हो और वो क्या है आपका उसका अगर इफेक्ट पड़ता हो बैलेंस शीट के बनाने के बाद, ठीक है, और रिपोर्ट से पहले ही वो चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो फिर वो क्या करेगा, वो रिपोर्ट में मेंशन करेगा कि भाई इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का भी इम्पैक्ट पड़ सकता था इसके ऊपर, ठीक है।
So that's all for today.